हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M बाई ए पे। चलिए शुरू करते हैं 11th क्लास का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक बनेगा, हम एक्सरसाइज सेकंड चैप्टर का बेस कर चुके हैं। बेस मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने सीख लिया है और उसके बाद एक ऑर्डर्ड पेयर हमने सीखा था और कैसे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, वो आपको आपने सिखा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। अब हम चलते हैं आगे, जिसका टॉपिक का नाम है रिलेशन। जो मेन टॉपिक है, मैंने आपको कहा था प्लस टू का बेस का काम करेगा। ये अगर आपको आ गया समझ में तो आपको प्लस टू भी इजी लगने लग जाएगी। ठीक है, तो प्लस टू की शुरुआत आज से ही कर दीजिएगा और वो है आपका टॉपिक है रिलेशंस। ठीक है, तो रिलेशंस का इंट्रोडक्शन हम करते हैं। रिलेशन में मतलब वही है रिलेशन का कि रिलेशन का मतलब आप सभी जानते हैं, जैसे ब्रदर सिस्टर का रिलेशन होता है, फादर मदर का रिलेशन होता है आपकी, है ना। तो वैसी वही रिलेशन आपका यहाँ पे बनता है नंबर्स में। ठीक है ना, फादर का भी। जैसे सपोज आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज आप क्लास के मॉनिटर हैं और क्लास इंचार्ज ने आपको एक लिस्ट दे दी और उस लिस्ट में बच्चों के नाम मेंशन है, उस लिस्ट में बच्चों के नाम लिखे हुए हैं, इधर उधर से लिखे हुए हैं कोमा लगा लगा के। और एक और लिस्ट आपको दे दी जिसमें फादर के नेम लिखे हुए हैं कोमा लगा लगा के। ठीक है ना, तो मिक्स हो रहा है सब कुछ, मतलब कहने का सिंपल सा है। तो एक सेट आपका स्टूडेंट्स का है, एक सेट आपका, एक जो आपको लिस्ट दी गई है वो है किसकी, फादर्स की, है ना। उनके फादर्स जो है उनके मतलब रैंडमली दे रखे हैं कहीं कहीं से। तो आपके मॉनिटर को, आप मॉनिटर है क्लास के और आपको ये टीचर ने कह दिया कि आपको एक काम करना है, आपको अपनी क्लास से हर एक बच्चे से पूछना है और उसके फादर के साथ उनको मैपिंग करनी है। मतलब कहने का सिंपल समझ गए होंगे, लिस्ट बनानी है जिसमें आपको पहले स्टूडेंट नेम लिखने हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड में उसके फादर के नेम लिखने हैं। तो आप इस तरह से करते क्या है, इस तरह से आप उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के आगे उस पर्टिकुलर उस बच्चे के पेरेंट्स का नाम लिखोगे, फादर का नाम लिखोगे, सेकंड के आगे सेकंड के फादर का नाम लिखोगे, थर्ड के आगे थर्ड के फादर का। तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट से। तो वही रिलेट करना जो है एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट से अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। जैसे कंडीशन यहाँ पे फादर की थी तो फादर की लिस्ट थी, इसलिए अगर हो सकता है मदर की लिस्ट दी जाए, ब्रदर की दी जाए, सिस्टर की दी जाए, तो वही सेम प्रोसीजर चलता है। तो एक्चुअली क्या हुआ, दो लिस्ट को आपस में रिलेट कर दिया गया है। तो दो लिस्ट को जब आपस में रिलेट करते हो तो इसका मतलब वही है आपका रिलेशन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। सो रिलेशन जो है दैट इज डिनोटेड एज आर, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। या आप आर एस टी कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 भी लगा सकते हो, R1 भी कह सकते हो, R2। मतलब सपोज अगर आप मान लीजिए आर पहले से ही आपके पास दो या दो से ज़्यादा रिलेशन भी बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं। सो उनके लिए आप क्या करेंगे, पर्टिकुलर उसकी चेंज कर देंगे, नोटेशन चेंज कर सकते हैं। 1 2 3 लगा दीजिए, उनके साथ डैश लगा दीजिए, है ना। कोई भी कैपिटल लेटर्स में STUVWXYZ कुछ भी लिख सकते हैं, तो वो आपका बन जाएगा। सॉरी, ध्यान रखिएगा जेड मत लेना, क्योंकि जेड इज ओनली स्पेशली मेंशन फॉर इंटीजर्स, है ना। तो वो आपको सिर्फ इंटीजर में ही यूज कर सकते हो जेड को। तो इस तरह से आई इंटीजर में होता है, उसको भी नहीं लेना, और होल नंबर को डब्ल्यू है उसको भी नहीं लेना है, और आपको एन भी नहीं लेना है क्योंकि नेचुरल नंबर में काम आता है। ठीक है ना, इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि वो जो जो नंबर किसी के लिए फिक्स है उनको यूज मत कीजिएगा बस। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका रिलेशन डिफाइन करते हैं। तो रिलेशन जो होता है दैट इज डिफाइंड एज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो आर जो होता है वो रिलेशन होता है, वो एक सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। अब ए क्रॉस बी का सबसेट का मतलब क्या है कि जो हमने पिछले वीडियो में सीखा था ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा एक सेट को दूसरे सेट से जोड़ा जाता है, ऑर्डर्ड पेयर बनाए जाते हैं जितने भी हो सकते हैं, ऑल पॉसिबल, जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हैं उन सबको इकट्ठा आपको लिख दिया जाता है। देन इट इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, उनमें से उन सारे जो ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बन रहे थे उन सब में से अगर आप पर्टिकुलर कोई कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई अलग कर दे देंगे कुछ पोर्शन, जैसे मान लीजिए उसमें जो हमें पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से जो अलग कर दिया जाए पोर्शन, देन वो एक सबसेट बन जाएगा उसका ए क्रॉस बी का। और ए क्रॉस बी का जो सबसेट होगा ना वही आपका रिलेशन है। यानी कि सबसे प्राइमरी जो कंडीशन बनती है किसी भी रिलेशन को एग्जिस्ट करने की, देन इट इज क्या है वो प्राइमरी कंडीशन। देन आर जो रिलेशन हम कहना चाह रहे हैं आर, दैट शुड बी द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का सबसेट होना जरूरी है।
ठीक है। तो आर शुड बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये जरूर ध्यान रखना है। मतलब कहने का सिंपल है, आपने जैसे पिछले वीडियो में ए क्रॉस बी बनाया था, जैसे ए सेट गिवन था 1 2 3 सपोज, और बी सेट गिवन था 4 5, बी सेट था आपका 4 5। तो ए क्रॉस बी में जो आपके पेयर बनते हैं, जो आपने पिछले वीडियो में सीखा था, तो उनमें से कुछ ऑर्डर्ड पेयर आप निकाल सकते हैं। देन वो क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाए। सबसेट होता है छोटा कुछ पोर्शन निकाल लेना किसी भी सेट का, वो सबसेट ही बनता है। तो वही चीज़ है। तो किसी भी आर को एग्जिस्ट करने की सबसे प्राइमरी कंडीशन जो है वो ये है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये था आपका रिलेशन का। तो रिलेशन यही होता है, रिलेशन कुछ नया नहीं होता। रिलेशन रिलेट करता है, जोड़ देता है, ज्वाइन करता है किसको, एक सेट को दूसरे सेट से जोड़ देता है। जैसे आपने ए क्रॉस बी में करते हो, उसमें ए और बी का पेयर बनाते हो ऑर्डर्ड पेयर में, वो भी आप जोड़ने का ही काम करते हो। फिर नेक्स्ट आता है आपका रिलेशन, हमने कर लिया। उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रिलेशन। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन जो है वो भी आपका टाइप का होता है। फॉर जो फर्स्ट जो टाइप बनता है वो है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म वही है जहाँ पे आपने जो सेट थ्योरी में पढ़ा हुआ है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होगा कि R इज इक्वल टू 1 2 1 3 1 5, जो भी है इस तरह से जो भी बनता है, तो देन इट इज नोन एज रोस्टर फॉर्म, जैसे सेट में था। दूसरा जो फॉर्म बनती है ये है रोस्टर फॉर्म। दूसरा है सेट बिल्डर, ठीक है। तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म आपको याद होगा। सेट बिल्डर फॉर्म एक नोटेशन, एक बिल्डिंग मशीन बना लेते हैं। एंड आपको पता है इसमें ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, x, y कह लीजिए, a, b कह लीजिए, सच दैट यहाँ पे वो कंडीशन लिख दीजिए जो भी कंडीशन आपको गिवन है। जैसे x और y में क्या रिलेशन है, कौन एलिमेंट हमने यहाँ पे लिए हैं। जैसे पिछले वीडियो में मैंने एक एग्जांपल दिया था, उसमें मैंने कहा था ये रिलेशन जैसा ही है, तो वही चीज़ यहाँ है। तो आप देख सकते हैं x इज लेस देन y, x इज लेस देन y, ठीक है ना। तो आप देखेंगे 1 इज लेस देन 2, 1 इज लेस देन 3। मैं बात इसकी नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली एग्जांपल ले रहा हूँ। तो मान लीजिए जैसे ये कोई भी सेट के ऊपर डिफाइन था, ये फर्स्ट एलिमेंट ए में से थे, सेकंड एलिमेंट बी में से, ऐसे चल रहा था। तो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकंड से लेस होना चाहिए। तो ये ऐसे ऐसे एलिमेंट लेने हैं। तो ए से बी के बीच में एक सेट ए है, एक सेट बी है, और वहाँ से एक्स और वाई लेने, इसमें से एक्स लेना है, इसमें से वाई लेना है, और इस तरह से लेना है कि फर्स्ट जो एक्स है वो दैट शुड बी लेस देन वाई, वाई से लेस होना चाहिए। क्लियर है। तो ये है आपका क्वेश्चन रिलेशन के बारे में कि रिलेशन को लिखते कैसे हैं। तो ये तो हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एरो डायग्राम। एरो डायग्राम भी आपको मैंने कल करवा दिया था। एरो डायग्राम वही है जिसमें ओवल शेप मैंने आपको बताई थी। ओवल शेप में ए यहाँ पे लिख लीजिएगा, बी यहाँ पे लिख लीजिएगा, ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जो भी एलिमेंट है उसके वो एलिमेंट लिख दीजिएगा। मान लीजिए 1 के साथ पेयर 1 का है, 1 के साथ 3 है, 1 के साथ 5 है, 1 के साथ जो भी है, 2 के साथ ये है, 2 के साथ ये है, जो जो जिसके साथ भी ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं वो सारे आपको इस तरह से एरो डायग्राम में, मतलब एरो लगा लगा के इन सब के साथ, इन सब लाइनों के साथ आपको शो करना है। एंड इट इज़ नोन एज एरो डायग्राम। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है डोमेन। देखिए डोमेन क्या होता है। सपोज आर एक रिलेशन है ए से बी, इस तरह से लिखते हैं, आर एक रिलेशन है ए से बी, ठीक है ना। लिखने का नोटेशन जो है वो ये है, आर सच दैट, डबल डॉट मतलब सच दैट, ए और फिर एरो का साइन लगा के फिर बी, ठीक है। यानी कि आर जो है वो ए से बी के बीच में है, ए और बी को जोड़ रहा है। सिंपल, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से आपने चलना शुरू किया, और ये वो है जो आपकी डेस्टिनेशन है सिंपली, ठीक है ना। तो वो जोड़ रहा है ना, जैसे आप बस से जा रहे हैं सपोज, तो आप अपनी स्टेशन से चल रहे हैं और डेस्टिनेशन जो भी है आपके वहाँ तक जा रहे हैं, तो वो बस जो है वो क्या करती है, वो आपको एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ती है। तो वो जोड़ने का जो काम करता है, दैन इट इज़ नोन एज रिलेशन, उसको रिलेशन ही बोलते हैं सिंपली। सो यहाँ पे रिलेशन है।
सो डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है, अगर आपने जैसे रिलेशन डिफाइन किया और रिलेशन आपको पता है ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, सो उसके अंदर क्या आएंगे? ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, और ऑर्डर्ड पेयर जो आएंगे उनमें से फर्स्ट जो एलिमेंट होता है हर ऑर्डर्ड पेयर का, फर्स्ट एलिमेंट यानी कि जो इसमें से थे जो एलिमेंट एक्स में से, ठीक है ना, ए में से जो एलिमेंट थे और उन एलिमेंट्स का नाम होता है डोमेन। ठीक है, तो बोल देंगे एलिमेंट्स ऑफ ए रिलेटेड टू बी, रिलेटेड टू बी, यानी कि वो एलिमेंट्स लेने हैं जो क्या है, बी के साथ रिलेट कर रहे हैं। जैसे सपोज 1 है, 1 के साथ 2 है, 2 के साथ 3 है, 3 के साथ 4 है, मान लीजिए सपोज इस तरह से है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ए का जो एलिमेंट होगा वो 1 है, 2 है और 3 है। फर्स्ट एलिमेंट ए का होना चाहिए, आपको कल भी बताया था, क्योंकि आर आपको मैंने अभी अभी बताया है, आर सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। तो ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो मतलब आर में जो एलिमेंट हैं वो ए क्रॉस बी के ही एलिमेंट है, और ए क्रॉस बी के एलिमेंट में ए पहले होता है, बी बाद में होता है। तो फर्स्ट एलिमेंट ए का है, सेकेंड एलिमेंट बी का है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके पास जो डोमेन है, डोमेन आप क्या कहेंगे, एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू बी, दोज एलिमेंट ऑफ ए दैट आर रिलेटेड टू बी। सो 1 के साथ 2 है, 2 के साथ 3 है, 3 के साथ 4 है, तो ए का एलिमेंट कौन सा हुआ? 1। यहाँ पे ए का एलिमेंट क्या हुआ? 2। यहाँ पे ए का एलिमेंट हुआ 3। तो ये जो एलिमेंट ए के हैं जो बी से रिलेट हो रहे हैं उसी का नाम डोमेन है। तो इस एग्जाम्पल के अंदर डोमेन जो है वो एक डोमेन एक सेट होता है, ध्यान रखिएगा। तो डोमेन आएगा इसका 1 2 3, डोमेन क्या आएगा? 1 2 3, ठीक है। फिर आएगी बात रेंज की। रेंज होता है एलिमेंट ऑफ बी दैट आर एलिमेंट्स ऑफ बी दैट आर रिलेटेड टू ए, यानी कि बी के एलिमेंट्स जो ए के साथ रिलेटेड है, ठीक है ना। अब ये जरूरी नहीं है कि सारे ही रिलेटेड हों। सपोज जैसे आपके पास 2 सेट हैं, यहाँ पे मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। 1 2 3 4 यहाँ पे है, 5 6 7 8 यहाँ पे है। मान लीजिए ये है, ये है, ये है, ये रिलेट हो गए, बाकी रह गए, मान लीजिए सपोज, है ना, इस तरह से है कि ये तो हो गए, बाकी रह गए। तो आपको क्या करना है, डोमेन क्या आएगा? इसका डोमेन आएगा 1 2 3, मतलब जो जो जुड़े हुए हैं किसी और से उसको बोलेंगे डोमेन, है ना। एक्स के एलिमेंट को, फर्स्ट वाले के एलिमेंट को, चाहे वो सेट ए हो जाए एक्स हो, एक्स वाई हो या ए बी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझना ये है फर्स्ट जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से। और रेंज कहें तो इसमें आएगा 5 6 और 7, क्योंकि 3 ही जुड़े हुए हैं तो रेंज बोला जाएगा 5 6 और 7। अब कुछ और भी था यहाँ पे, 8 9 भी था मान लीजिए, तो वो नहीं लेना है। तो रेंज में सिर्फ और सिर्फ वही लेने हैं जो ए के साथ जुड़े हुए हैं, देन 5 6 7 ही लिखे जाएंगे। फिर आते हैं बात कोडोमेन की। कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन कंप्लीट सेट होता है राइट साइड वाला, यानी कि डेस्टिनेशन जो सेट होता है, डेस्टिनेशन मैं यूज करूंगा वर्ड, आप समझ जाना, ये स्टार्टिंग सेट और ये डेस्टिनेशन सेट। तो डेस्टिनेशन जो सेट है, राइट साइड वाला सेट, कहने का मतलब वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि कल हमने एक बात और सीखी थी, याद होगा, ए क्रॉस ए भी आप फाइंड कर सकते हैं, ए को ए से क्रॉस मल्टीप्लाई करना, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना ए को ए से। तो यहाँ पे स्टार्टिंग भी सेट ए है और डेस्टिनेशन सेट भी ए है, यहाँ पे बी की जगह ए ही है, तो यहाँ पे दोनों सेम रहेंगे, ठीक है। तो कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन होता है डेस्टिनेशन सेट। डेस्टिनेशन चाहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ए क्रॉस बी है या ए क्रॉस ए है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डेस्टिनेशन वाला सेट लेना है। तो अगर ये ए अलग है, बी अलग है, तो डेस्टिनेशन बी हुआ। और अगर ए इस साइड है और ए ही इस साइड है, मान लीजिए ए से ए को जोड़ रहा है, मतलब इस साइड भी एक एलिमेंट, उस साइड भी एक एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसको क्या बोलेंगे? उसको आप बोलेंगे क्या? कोडोमेन, इस साइड, इस वाले को। तो राइट साइड देखना है बस, चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो कोडोमेन होता है डेस्टिनेशन सेट, सिंपल डेस्टिनेशन, आपको नहीं लिखना है, मैं फिर से कह रहा हूँ, डेस्टिनेशन सेट आपको नहीं लिखना, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो डेस्टिनेशन क्या है? वो कंप्लीट सेट जो है, जो भी उसमें एलिमेंट है वो सारे लिखने हैं, तो वो है कोडोमेन। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलेशन की हम जब बात करते हैं तो हमें याद रखना है, आपको रिलेशन मैंने फिर से बता देता हूँ, एक रिलेशन होता है ए से बी भी हो सकता है और ए से ए भी हो सकता है, ठीक है। तो ए से ए हम ले सकते हैं और ए से बी भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये पता है आर में जो है, जो एलिमेंट है वो ऑर्डर्ड पेयर है, जैसे कल वाले में थे, पिछले वीडियो में मैंने बताए थे। तो ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए, बस कुछ भी हो सकता है वो, चाहे सिंगल हो चाहे डबल हो चाहे कितने भी हो एलिमेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो टाइप ऑफ रिलेशन पे चलते हैं।
अब एक बात मैं आपको बता दूं, इन सब इसमें जो है आपका टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करूं तो उसमें आपका ये देखेंगे सेम सेट से सेम सेट पे ही मिलेगा, सेम सेट से सेम सेट पे, ए से ए, नेचुरल से नेचुरल, इंटीजर से इंटीजर, मतलब दोनों सेट सेम है, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला जो टाइप आता है वो है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, तो स्टूडेंट्स आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, एक ऐसा रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन होगा मतलब एक रिलेशन होगा, पता है आपको, ऑर्डर्ड पेयर होगा, वो तो कंफर्म है। तो कोई भी रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होगा तो उसका मतलब क्या है कि उसमें जो जितने भी पेयर आए हैं, जितने भी पेयर आए ऑर्डर्ड पेयर, वो सारे के सारे सेल्फ रिलेटेड हों। आइडेंटिटी का मतलब होता है आइडेंटिटी, पहचान, पहचान, आई कार्ड आपका होता है, आपकी पहचान होती है। तो वैसे ही वन के साथ, वन की आइडेंटिटी वन है, टू की आइडेंटिटी के साथ टू ही बन सकता है। रिफ्लेक्शन, हमारी जो पहचान हम खुद होते हैं ना, सिंपली वही चीज़ है यहाँ पे। तो वन की, जैसे हम मान लीजिए कोई भी एक रिलेशन है, ए सेट है मान लीजिए 1 2 3 4, और आपने एक रिलेशन डिफाइन किया है ए से ए, मैंने आपको पहले बता दिया ए से ए पे चलेगा। तो इस साइड मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 इस साइड, 1 2 3 4 उस साइड, दोनों साइड 1 2 3 4 ए से ए है, तो सेम सेट है दोनों साइड। तो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन वो रिलेशन होता है अगर उसके अंदर क्या क्या आए, 1 के साथ 1 आए, 2 के साथ 2 आए, 3 के साथ 3 आए और 4 के साथ 4 आए। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं वो सारे सेल्फ रिलेटेड मिलेंगे। सेल्फ रिलेटेड का मतलब अपने आप से रिलेटेड। 1 is related to 1, 2 is related to 2, 3 is related to 3 and 4 is related to 4. That means all elements are related to itself. तो अगर ऐसे पेयर्स हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं आपके पास, उस रिलेशन के अंदर सारे के सारे यही होने चाहिए और एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सारे जितने पेयर हैं वो सारे क्या होने चाहिए, सेल्फ रिलेटेड पेयर होने चाहिए सबके लिए, फॉर ऑल, ठीक है। एक नाम और रख दीजिएगा, इट इज ए रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन इफ A, A belongs to R for all A belongs to A। यानी कि जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो सारे के सारे सेम एलिमेंट वाले होने चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4, जो भी एलिमेंट उसमें है सारे, ठीक है ना, जो भी एलिमेंट है सारे होने चाहिए उसके अंदर। अगर उसमें 10 एलिमेंट्स हैं तो 10 ऑर्डर्ड पेयर, अगर 15 एलिमेंट है तो 15 पेयर, अगर 5 एलिमेंट है तो 5 पेयर होने चाहिए, और वो 5 पेयर्स सेम वाले ही होने चाहिए। ध्यान रखें, सभी ऐसे पेयर सेम एलिमेंट वाले होने चाहिए। तो फर्स्ट जो आपका बनता है वो है आइडेंटिटी रिलेशन। एक सेट मैंने लिया था 1 2 3 4, उस पर मैंने आइडेंटिटी रिलेशन डिफाइन किया आपके सामने, और वो बनेगा 1 1 2 2 3 3 4 4, तो इसको बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। अगर इसमें से ये हट जाता, 1 1 मैं इसको निकाल दूँ, तो ये आइडेंटिटी नहीं बोला जाएगा, ठीक है। अगर इसमें 1 1 है तो ही आइडेंटिटी है, और अगर इसमें एक्स्ट्रा है, जैसे एक्स्ट्रा में मतलब 2 3 आ गया मान लीजिए, इसमें 2 और 3 भी कनेक्टेड है आपस में मान लीजिए, तो ये आइडेंटिटी नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि इसमें 2 3 के साथ नहीं हो सकता, सेम ही हो सकता है, सेल्फ के साथ ही हो सकता है। तो ये आइडेंटिटी नहीं बनेगा अगर ऐसा नहीं है तो। क्लियर। अगला आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट आता है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल क्या होता है स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल होता है यूनिवर्स, दैट मीन्स सबके साथ, सिंपली सबके साथ। आइडेंटिटी में वो खुद की बात करता है, यूनिवर्सल में पूरी दुनिया की बात करता है, ठीक है ना, सबके साथ। आइडेंटिटी में वो अपने आप की बात करेगा, अपने साथ अपनी वैल्यू लेके चलेगा, अपने साथ अपनी वैल्यू, हर एलिमेंट लेके चलेगा। यूनिवर्सल में यहाँ पे पूरी दुनिया की बात हो रही है, तो हर एलिमेंट जो है वो खुद की बात भी करेगा और दुनिया की बात भी करेगा, सिंपली ये हो गया यूनिवर्सल, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 1 की बात करें तो 1 सेल्फ तो होगा ही होगा, 1 के साथ 2 भी मिलेगा, 1 के साथ 3 भी मिलेगा, 1 के साथ 4 भी आएगा, मतलब 1 जो है वो सेल्फ के साथ भी रिलेटेड मिलेगा इस रिलेशन में, और कोई भी रिलेशन है उसमें ये पेयर होना चाहिए, ये पेयर होना चाहिए, ये पेयर होने चाहिए, तो उसको यूनिवर्सल बोलेंगे। फिर आगे आएगा 2 पे आ जाओ, 2 1 के साथ भी होगा, 2 2 के साथ भी होगा, 2 3 के साथ भी होगा, 2 4 के साथ भी होगा। सिमिलरली 3 1 के साथ भी होगा, 3 2 के साथ भी होगा, 3 3 के साथ भी होगा, 3 4 के साथ भी होगा। फिर आएगा 4 1 के साथ होगा, 4 2 के साथ होगा, 4 3 के साथ होगा, 4 4 के साथ होगा। तो ये जो रिलेशन आपके सामने मैंने बनाया है, देन इट इज नोन एज यूनिवर्सल रिलेशन। इसमें सारे पेयर होने चाहिए जितने भी हो सकते हैं।
और एक तरह से देखा जाए तो आपको मैंने बताया था आर जो होता है सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, है ना। तो आप ये कह सकते हो कि ये यूनिवर्सल रिलेशन होता है ए क्रॉस बी या ए क्रॉस ए, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था ए से ए की बात की जा रही है तो ए क्रॉस ए कहेंगे। तो जो ए क्रॉस ए के पूरा का पूरा कंप्लीट सेट जो है उसको हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। ए क्रॉस ए जो कंप्लीट आया था इसमें तो सिर्फ पोर्शन लिया जाता है, पार्ट लिया जाता है, सबसेट बोला जाता है नॉर्मली, लेकिन यहाँ पे अगर वो पूरा का पूरा सेट एज इट इज आ रहा है ए क्रॉस ए का या ए क्रॉस बी का तो वो बोला जाता है यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट पे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ रिलेशन, इसका नाम है वॉइड रिलेशन। वॉइड का मतलब होता है एम्प्टी, खाली, नल। तो वॉइड कह सकते हो, एम्प्टी भी कह सकते हो और नल भी कह सकते हो। वॉइड मीन्स भी खाली होता है, एम्प्टी मीन्स भी खाली ही होता है और नल मीन्स भी खाली ही होता है। खाली मतलब उसमें कोई एलिमेंट ना हो, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको मैंने बताया था फर्स्ट चैप्टर के अंदर फाई के लिए आप फाई यूज करते हैं, या तो आप ये वाला सिंबल यूज कीजिए या फिर खाली छोड़ दीजिएगा, कोई एलिमेंट नहीं लिखना उसके अंदर। तो इन दोनों में से कोई एक चीज चलेगी, या तो ये या फिर ये, है ना, ये और ये दोनों में से कोई एक, तो उसको बोलते हैं वॉइड रिलेशन, ठीक है। तो R इज इक्वल टू फाई, R इज इक्वल टू फाई, इसको बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन, वॉइड या नल। क्या होता है ये, जब आपके पास जो सेट गिवन है, जैसे मान लीजिए ए से ए का एक रिलेशन आपको डिफाइन था और उसमें एक कंडीशन ऐसी दे दी, एक ऐसी कंडीशन लगा दी जिसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं आ रहा हमारा, मतलब कोई एलिमेंट, कोई पेयर ऐसा नहीं है जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो वो खाली रह जाएगा, उसमें कोई एलिमेंट आएगा नहीं, और कोई एलिमेंट नहीं आएगा तो उसको बोलते हैं वॉइड रिलेशन, खाली रिलेशन, ठीक है, फाई बोलते हैं। नेक्स्ट आता है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन स्टूडेंट्स होता है आर इनवर्स, आर के ऊपर -1 लगा दीजिएगा तो इनवर्स रिलेशन बन गया। तो इसमें क्या फ़र्क है, इनवर्स रिलेशन में आपको उल्टा कर देना है। जैसे आपके सेट पे अगर मान लीजिए आर के अंदर आपका रिलेशन था 1 2, है ना, 1 3 2 2 2 3, सपोज ये था आपका, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लीजिए आपका रिलेशन ये बना था, ये 4 ही बने थे, मान लीजिए मैंने कहा था सबसेट होता है तो कितने भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकता है, 2 3 4 कितने भी पेयर हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, तो ये अगर ये आपका कोई रिलेशन है तो उसका इनवर्स रिलेशन को हम कैसे लिखेंगे, 2, 1 3, 1। अब ये 2 2 है, 2 2 का उल्टा भी 2 2 ही आएगा, और 2 3 का उल्टा क्या आएगा, 3 2 आएगा, ठीक है ना। तो इनवर्स रिलेशन जो है उसमें क्या करते हैं, आप एलिमेंट का रिवर्स कर देते हो, एलिमेंट उल्टा कर देते हो, 1 2 को 2 1 बना देते हो, 3 1 को 1 3 बना देते हो, जो भी है उसका उल्टा करना है जस्ट। तो ये है इनवर्स रिलेशन। स्टूडेंट्स अब तक हम कर चुके हैं 4 पार्ट्स, अब हम करते हैं 5th जो टाइप है वो है रिलेशन की, उसका नाम है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रिलेशन ऐसा है जो 12th क्लास में स्टार्टिंग में आता है। 12th क्लास का जो स्टार्टिंग जहाँ पे होती है मैथ की, वहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में यहीं से स्टार्ट होता है, जिसका टॉपिक का नाम होगा टाइप्स ऑफ रिलेशन, और उसमें फर्स्ट टॉपिक होगा आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन जो है, जो स्टार्टिंग जहाँ पे होगी 12th की, वो इसी से होगी, तो ध्यान से सुनिएगा। सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव मतलब रिफ्लेक्शन से बना है, रिफ्लेक्सिव मीन्स वर्ड बना है, रिफ्लेक्शन से वर्ड से बना है रिफ्लेक्सिव। और रिफ्लेक्शन का मतलब क्या समझिए, रिफ्लेक्शन किस में होते हैं, मिरर में होते हैं, शीशे में होती है। तो आप मिरर के सामने अगर खड़े हैं तो आप खड़े हैं तो आपकी रिफ्लेक्शन आप होंगे, कोई और खड़ा तो उसकी रिलेशन वही, उसकी रिफ्लेक्शन में वही दिखेगा, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्सिव गई, रिफ्लेक्शन एक ही जैसी बातें, उससे आप समझ जाएंगे आराम से। तो मतलब कहने का सिंपल वैसा ही है जैसा आइडेंटिटी में था, दैट मीन्स इफ A, बिलोंग्स टू R, अगर रिलेशन के अंदर क्या है, A, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, यानी कि R आपका रिलेशन था A से A के ऊपर, और A सेट आपका है 1 2 3, सपोज A सेट आपका 1 2 3 है, तो 1 2 3 फर्स्ट सेट है, 1 2 3 ही सेकंड सेट है। तो एक रिलेशन आपने कोई भी डिफाइन की, मान लीजिए कुछ भी एग्जांपल XYZ कुछ भी हो सकता है, कंडीशन जो भी बनती है, फादर की बनाई थी, जैसे मैंने फादर वाला केस बनाया था, याद है। तो वैसे कोई रिलेशन हो सकता है किसी भी अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप बात करते हैं इफ A, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, देन इट इज नोन एज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। जैसे अगर कोई रिलेशन अगर मैं चेक करना चाहूँ कि रिफ्लेक्सिव है, तो अगर मान लीजिए मैं इसके ऊपर रिलेशन डिफाइन करता हूँ 1 2 3 के ऊपर, एक सेट है 1 2 3, उस पर एक रिलेशन डिफाइन की मैंने, मान लीजिए 1 1 2 2
3 3, बस ये छोड़ देता हूँ यहीं तक। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या है, इसमें ए कोमा ए जो है, मतलब ए का मतलब यहाँ पे ए का मतलब ए से नहीं है, आप ये सोचना ए तो है ही इसके अंदर। ए यहाँ पे नोटेशन है, सिर्फ नोटेशन किसकी, ए किसकी नोटेशन है, ए के एलिमेंट्स की। तो ए के एलिमेंट में चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, ए की वैल्यू यहाँ पे ये नहीं कि ए है, ए की वैल्यू यहाँ पे एलिमेंट को शो करती है, ए के एलिमेंट को। और ए का एलिमेंट आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो 1 1 2 2 और 3 3, तो 3 एलिमेंट है, तो आपके तीनों ही पेयर आपके इसके पास हैं, तो देन इट इज नोन एज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब बात करते हो, आप एक बात सोचेंगे कि जब ये दोनों एक जैसे ही होते हैं तो फिर आपने फर्स्ट पार्ट पे आइडेंटिटी क्यों कराया और फिफ्थ पार्ट पे रिफ्लेक्सिव क्यों कराया, क्योंकि जब एक ही हैं दोनों तो फिर आपने इसको अलग क्यों बोला, फिफ्थ पार्ट क्यों बोला, फर्स्ट में ही क्यों नहीं इसको कवर किया। तो मैं उसका जवाब देता हूँ। नॉर्मली ये चीज़ आप बच्चे नहीं समझ पाते और ना ही ध्यान से इसको समझाया जाता है क्लास स्कूल्स में, तो ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में क्या फ़र्क है। देखिए आइडेंटिटी जो होता है स्टूडेंट्स, उसमें हर पेयर जो होंगे वो सेल्फ रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है ना। और रिफ्लेक्सिव में क्या है, रिफ्लेक्सिव में जो सेम वाले पेयर तो होने ही चाहिए बट एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। अब एक एग्जांपल की याद दिलाऊं मैं आपको, तो मैंने आपको यहाँ पे कुछ ऐसा कर दिया था, 2 3 लिख दिया था यहाँ पे। जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 3, सपोज ये लिख दिया मैंने 2 3। तो अब आप चेक करें जरा, इसके अंदर मान लीजिए एग्जांपल ही तो है, कुछ भी हो सकता है, रिलेशन कोई भी बन सकता है पेयर, तो अकॉर्डिंग टू रूल चले ना हमें। तो मान लीजिए आपका रिलेशन कोई भी ये बन गया, मान लीजिए ये बन गया आपका रूल के अकॉर्डिंग, तो आप देखेंगे 1 1 2 2 3 3 2 3 आ गया। अब ये 2 3 आ गया ना, आइडेंटिटी को इससे परेशानी है, आइडेंटिटी को इस अलग वाले नंबर से परेशानी है। तो ये आइडेंटिटी साफ मना कर जाएगा, बोले मैं नहीं रखता इसको, आइडेंटिटी इसको नहीं मानेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये कहेगा ये अलग वाला आ गया, मैं नहीं चाहता इसको, ठीक है ना। तो अलग वाला पोर्शन आइडेंटिटी में नहीं चलता, ये आइडेंटिटी नहीं हो सकती, तो इस रिलेशन को हम आइडेंटिटी नहीं कह सकते, क्लियर। बट इसको रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं। रिफ्लेक्सिव वाला जो बंदा है वो थोड़ा शरीफ है। शरीफ कैसे है, शरीफ का मतलब ये है कि वो कहता है यार भाई तू तो है ही है मेरे पास, तू भी आ जा, मुझे कोई परेशानी नहीं, मेरे तो अपना पूरा परिवार तो है ही मेरे पास, तू भी आ जा, मेरे पास जगह है। तो वो क्या करेगा, वो एक्स्ट्रा को भी रख लेगा, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 1000 हो, चाहे वो डिफरेंट वाले, चाहे कुछ कितने भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पास जगह है, बोला दिलदार आदमी है, समझ लीजिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो बंदा है वो दिलदार बंदा है, वो अपना परिवार तो रखता ही रखता है, 1 1 2 2 3 3 उसका परिवार है। तो लेकिन उसके साथ साथ वो कह रहा है कि मेरे पास पूरी जगह है, मैं दिलदार, मेरे पास बहुत दिल मेरा बहुत बड़ा है, आप भी आ जाइए। तो जितने और एक्स्ट्रा हैं आए या ना आए, उससे वो मतलब वो परेशान नहीं होता, ठीक है ना, वो बढ़िया आदमी है। तो रिफ्लेक्सिव क्या करता है, उसमें एक्स्ट्रा को भी अपनी जगह दे देता है। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव है, बट आइडेंटिटी नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, आइडेंटिटी नहीं है, क्लियर है। तो जितने भी पेयर हैं, जितने भी एलिमेंट है, 1 1 2 3 है, तो 3 पेयर तो होने ही चाहिए। अगर इसमें 10 एलिमेंट है तो 10 पेयर तो होने ही चाहिए, समझिए ना। अगर इसमें 1 2 3 4 अप टू 10 है तो 1 1 2 2 3 3 करते करते 10 10 तक तो सब होने ही चाहिए। ध्यान रखें, ये नहीं कि अपने को बाहर फेंक देगा ये और कहेगा तू आ जाना, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अपने परिवार को घर से बाहर नहीं निकालेगा। तो इसके परिवार में अगर 1 2 3 है ना, तो 1 1 2 2 3 3 है, तो तीनों होने जरूरी हैं, ठीक है। तो ये है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा 6th बनता है सिमेट्रिक। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपका है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है वो समझने की कोशिश कीजिएगा। रिफ्लेक्सिव में हम खुद की बात करते हैं, मतलब ए के साथ ए, बी के साथ बी, सी के साथ सी। सिमेट्रिक में हम थोड़ा साइड वाले का भी ध्यान रखते हैं, सिंपली, ठीक है। और इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। देखिए इम्प्लाइज का जो सिंपल है ना स्टूडेंट्स, आप 11th क्लास में, आपके लिए फर्स्ट टाइम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि अब तक आप यूज़ करो या ना करो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब फर्क पड़ेगा। अब इस इम्प्लाइज का मतलब समझ लीजिए, 11th क्लास में बहुत मायने रखता है इम्प्लाइज का मतलब। इम्प्लाइज का मतलब होता है अगर ऐसा है तो ये भी होगा, इफ़ दिस इज गिवन देन ये भी होगा, या फिर आपको ये चीज़ भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है। तो अगर आपके पास ये है तो ये भी होना चाहिए, मतलब कहने का, अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे है ए बी, अब बात वही आती है, ए बी का मतलब ये मत सोचिएगा ए बी ही होगा ना, ए बी का मतलब नोटेशन है इसकी, ठीक है। फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू सेट ए,
तो अब आप समझ गए होंगे ए बी का मतलब मेरा यहाँ पे है एलिमेंट से है, अलग अलग एलिमेंट से। ए और बी दो अलग अलग एलिमेंट, वो ए बी में 1 और 2 भी हो सकते हैं, A1 और B2 भी हो सकता है, A2 और B3 भी हो सकता है, A1 और B3 भी हो सकता है, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अलग अलग एलिमेंट से मतलब है मेन। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर ए बी अगर रिलेशन में आया है तो बी ए भी आना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास सपोज जैसे इसी का एग्जांपल ले रहा हूँ, ऊपर वाला जो एग्जांपल है, तो इसमें देखिए इसमें सेम वाला नहीं देखा जाता, सेम सिर्फ रिफ्लेक्सिव देखता है, रिफ्लेक्सिव देखता है, सिमेट्रिक वाला सेम नहीं देखता। ठीक है, अगर ये सेम वाला पोर्शन नहीं है तो आप सिमेट्रिक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इसमें से ये पोर्शन निकाल देते हैं और आप ये पूछा जाए क्या ये सिमेट्रिक है, तो आप ये नहीं देखेंगे कि 1 1 नहीं है, 1 1 सिर्फ रिफ्लेक्सिव में ही देखना है। ठीक है, वो उसका काम है, उसकी ड्यूटी अलग है, सिमेट्रिक की ड्यूटी अलग है, ट्रांजिटिव जो नेक्स्ट आएगा उसकी ड्यूटी अलग है, अपने अपनी ड्यूटी करनी है इनको। तो इसमें जब हम सिमेट्रिक की बात करेंगे तो इसमें रिफ्लेक्सिव को मिक्स मत कीजिएगा, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, वो अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा। तो सिमेट्रिक क्या है, अगर आपके पास ए बी है रिलेशन में तो बी ए बी होना चाहिए। जैसे देखेंगे तो ये सेम वाला तो आपको देखना नहीं है जिसमें सेम एलिमेंट है, इस पर आ जाइए। लास्ट एलिमेंट क्या है, 2 3, डिफरेंट वाला है ना, तो ये मान लीजिए 2 और ये 3 है, तो ये ए और बी है सपोज, तो आपके पास 2 और 3 ए और बी है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, बी और ए भी होना चाहिए। दैट मीन्स इसका रिवर्स भी वैल्यू होनी चाहिए। रिवर्स मतलब 2 और 3 का रिवर्स क्या होगा, 3 2। तो इस रिलेशन के अंदर 3 2 भी होना चाहिए। जबरदस्ती मत करना, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो जबरदस्ती मत कहना कि ये जबरदस्ती आप लिख के आ जाओ, नहीं करना ऐसा। अगर वो कंडीशन के अकॉर्डिंग उस रिलेशन के अंदर आ रहा है, फिट बैठ रहा है उस कंडीशन के हिसाब से, उस रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो ही आप कहेंगे यस, अदरवाइज नो, नॉट सिमेट्रिक। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आपके पास देखें 2 3 तो है बट 3 2 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। मान लीजिए एक रिलेशन में डिफाइन करता हूँ, सपोज 1 2 2 3 3 2 और 1 4, या सिंपली ये छोड़ देता हूँ, यहाँ तक ले लेता हूँ सपोज। अब मैं इसका एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, तो आपको चेक करना है क्या ये सिमेट्रिक है, ये जो रिलेशन मैंने नीचे लिखा है क्या ये सिमेट्रिक है, तो आप कहेंगे ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, नहीं है, क्यों नहीं है? अब आप देखेंगे 2 3 है और 3 2 भी है, इसमें तो दोनों है, चाहे वो फर्स्ट नंबर पे हो, चाहे सेकंड पे हो, चाहे थर्ड पे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। कभी सोचो भाई ये तो इतनी दूर जाके है, दूर से मतलब नहीं है, होना चाहिए बस, चाहे वो लास्ट में आए चाहे शुरू में आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होना चाहिए पेयर। जैसे 2 3 है तो 3 2 है, साथ में होना जरूरी नहीं, आगे पीछे यहाँ पे भी हो सकता है, लास्ट में भी चल सकता है, बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं, होना चाहिए बस ये क्लियर होना चाहिए। तो आप देखेंगे 2 3 तो है, 3 2 नहीं, 3 2 भी है, ठीक है मान लिया, ये तो पेयर है, बट इसका पेयर नहीं बना ना। तो अगर एक भी पेयर ऐसा है जिसका रिवर्स नहीं है तो आप बोलेंगे नहीं है। ठीक है, इसकी ड्यूटी क्या है, इसको ड्यूटी है ए बी है तो बी ए भी चेक करेगा, सबके लिए, हर एक के लिए नहीं, सिर्फ एक या दो के लिए नहीं, सबके लिए चेक करेगा। जैसे इसके लिए तो है इसका पेयर, ये रहा इसका पेयर, ठीक है, इन दोनों का पेयर तो बन गया, लेकिन इसका पेयर नहीं बना इसमें, तो ये पेयर नहीं बना, तो ये क्या है, ये सिमेट्रिक नहीं है, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर हुआ? तो ये है सिमेट्रिक की बात। तो स्टूडेंट्स आज का लास्ट टॉपिक पे चलते हैं। लास्ट टॉपिक आपका है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन जो है वो है ट्रांजिटिव मतलब 3 से बनता है सिंपली। रिफ्लेक्सिव सिंगल 1 से बनता है, ए सेम एलिमेंट होना चाहिए, मतलब ए बी बी सी सी मतलब सिंगल 1 होना चाहिए। सिमेट्रिक में हम 2 पे चले जाते हैं, ए बी पे चलते हैं, ठीक है ना, मतलब अलग अलग नंबर से 2 अलग अलग, उसमें पहले में सेम देखते हैं, सेकंड सिमेट्रिक में 2 अलग अलग नंबर देखते हैं, ट्रांजिटिव में 3 अलग अलग नंबर चलेंगे। तो इसकी कंडीशन क्या है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। देखिए स्टूडेंट्स, ए बी सी से मेरा मतलब फिर से वही है कि एलिमेंट्स की नोटेशन है सिर्फ ये, चाहे एलिमेंट चाहे 1000 हो चाहे लैक्स में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बात आती है, मेन चीज़ समझना क्या है, आपके पास अलग अलग नंबर्स का पेयर है, अलग अलग वैल्यूज़ का पेयर है, और फिर बी के साथ कोई थर्ड नंबर और है, जैसे ए 1 के साथ 2 आ गया, आपके रिलेशन जो भी आपने बनाई है, मान लीजिए आर एक रिलेशन है, उसमें आपका 1 2 है और 3 4 था मान लीजिए, फिर 2 3 है, फिर 1 3 है, एंड सो जो भी आगे भी हो सकता है, यहाँ तक भी ले सकते हो। अब आपको ये चेक करना, मान लीजिए ट्रांजिटिव है या नहीं है,
ये रिलेशन आपने बन गया मान लीजिए आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब आप चेक करेंगे ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो आपका रूल देखिए क्या है, ए बी होना चाहिए, बी सी होना चाहिए, तो ए सी भी होना चाहिए। अगर ये दो पेयर हैं तो ये तीसरा पेयर भी होना चाहिए इस रिलेशन के अंदर कहीं ना कहीं, चाहे वो आगे हो, चाहे पीछे हो, चाहे बीच में हो, कहीं पर भी हो चाहिए, लेकिन होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखेंगे 1 2 है, 1 2 है। अब 1 2 है तो ये 2 3 होगा, समझ गए ना, क्योंकि ए है ये बी है। देखिए 1 को ए कह रहा हूँ, 2 को बी कह रहा हूँ, तो बी मैंने 2 को बोला ना, तो ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा इसके साथ वाला। अब फिक्स मत करना कि भाई ये सी है तो ये भी तो सी हुआ है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अपने रूल के अकॉर्डिंग चलना है बस। तो ए बी बी सी, ठीक है। हमें पेयर एग्जाम्पल लिया है मैंने, ये नहीं कि फिक्स करना कि आपको सी सी को ही बोला था तो ये दोबारा किसी को नहीं दे सकता, ठीक है ना, नोटेशन के सिंबल है बस। तो 1 2 है, 2 3 है, तो क्या होना चाहिए ए सी। ए सी का मतलब 1 3। अब 1 3 है तो 1 3 ही मानना, 3 1 मत लेना कि भाई 3 1 आ गया तो भी आप कह दो हाँ हो गया, नहीं। तो ए सी, क्योंकि मैंने शुरू में बताया था ऑर्डर्ड पेयर में मैटर करता है आगे या पीछे वैल्यू लिखी है तो वो भी अलग अलग बातें होती हैं। ए सी अलग है और सी ए अलग चीज़ है, ध्यान रखें। तो यहाँ पे ए बी है और ये बी सी है, तो ए सी क्या बनना चाहिए, ए सी बनना चाहिए 1 3। तो इसमें 1 3 है या नहीं है, ये रहा 1 3। फिर वही बात आ गई, क्या बात आ गई, सारे पेयर होने चाहिए, एक पेयर से काम नहीं चलेगा कि एक का तो पेयर कंप्लीट हो गया। देखो ए बी ये हो गया, बी सी ये हो गया और ये ए सी हो गया, 1 3 बनना चाहिए था, 1 3 है इसमें, ये तो हो गया। बट आप देखेंगे ध्यान से, अब मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, समझने सोचने का तरीका थोड़ा बदल रहा हूँ। देखिए कैसे, ये मेरा ए था, ये मेरा बी था, मान लीजिए मैंने कहा था उससे मैटर नहीं करता स्टार्टिंग पे है या एंड पे है, बीच में है, कहीं से भी ले सकते हो। मैंने ए को बी कह दिया मान लीजिए, बी को 3 कह दिया, अब बी को मैं 3 कहा है तो ये बी हो जाएगा 3, तो ये क्या बन गया सी, बी के साथ सी मान लीजिए। तो अब ए बी और बी सी है, तो ए सी क्या बनना चाहिए, ए की जगह 2 है, सी की जगह 4 है, 2 4 होना चाहिए इसके अंदर। तो क्या इसमें 2 4 है, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर 2 4 का पेयर नहीं है। और 2 4 का पेयर अगर नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। मैंने बताया अगर बाकी सारे पेयर हैं लेकिन एक पेयर ऐसा है जिसका जो थर्ड पार्ट सेटिस्फाइंग हो रहा, मतलब ए सी नहीं आ रहा है इस रिलेशन में, तो भी वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांजिटिव का मतलब किससे है। आपको 2 पेयर लेने हैं, ए बी फिर बी सी, जो भी है आप नोटेशन डालना चाहो, फिर ए सी को चेक करना पड़ेगा क्या ए सी इसके अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ गया तो आप सिंपली यस कह देंगे, अदरवाइज नो। लेकिन फिर से मैं बताऊंगा ये हर पेयर के लिए अप्लाई होगा, सिर्फ एक पेयर पे लगा के नहीं छोड़ देना आपको। जितने भी डिफरेंट वाले पेयर्स हैं सब पे आप अप्लाई करके देखेंगे, जो भी पॉसिबल हो सकते हैं, सबके लिए सेम रूल होना चाहिए। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे मैं एंड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये पोर्शन समझ में आया होगा, क्योंकि ये आपको करना ही करना है और करोगे तो आपको फ़ायदा भी मिलेगा, जो कि आपको 12th क्लास में हेल्प करेगा। 12th क्लास में पता लगेगा, जो आज जो आप मेहनत करोगे ना इसमें, इसको समझने जो भी करवाया है, तो वो 12th क्लास में पता लगेगा आपको जाके कि आपने कितना अचीव कर चुके हो आप उसमें, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को मेरे को यही भी एंड करता हूँ। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो और बच्चों तक भी पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।